Hello friends, welcome to Viranda IS YouTube channel and I am Shubham Sharma, your economy faculty. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बैंक्स इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। बैंक्स के ये जो नुकसान है ये लगातार बढ़ते जाते हैं और भारत सरकार और साथ साथ में आरबीआई की तरफ से भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स अडॉप्ट किए गए हैं इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करने के लिए। लेकिन जो ये एनपीएस की प्रॉब्लम है ये लगातार बढ़ती जा रही है हमारी इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट ने जो हाल फिलहाल में कुछ स्टेप्स लिए हैं उससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल भी रहे हैं। तो क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या इसके क्लासिफिकेशन है, क्या इसका इंपैक्ट है, और साथ साथ में क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं इन एनपीएस को कम करने के लिए, आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनपीए। अगर एनपीए की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए। सो एनपीए रेफर्स टू a situation NPA refers to a situation when a bank give loan or advances. NPA refers to a situation when a bank give loan or advances which result into a default, and the principal or interest are remain overdue for more than 90 days. Now, suppose a bank has given loan to a person and that person is unable to pay back any kind of interest, installment or principal amount, and the time period of advancing that loan is more than 90 days. That situation is called as NPA. जैसे एक मान लीजिए एक सिचुएशन होती है, एक बैंक ने रमेश को लोन दिया और रमेश ने 90 दिनों तक, जिस दिन से लोन मिला है उससे 90 दिनों तक या उससे ज्यादा का टाइम, 90 दिन या उससे ज्यादा के टाइम तक ना तो कोई इंटरेस्ट पे किया है, ना ही कोई इंस्टॉलमेंट पे किया है, ना ही कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, तो हम उस सिचुएशन को एनपीए के नाम से जानते हैं, कहते हैं। अब अगर हम क्लासिफाई करें एनपीए को, अगर हम क्लासिफाई करें तो यहां पे क्लासिफिकेशन भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, तो यहां पर एसेट्स, देखिए एसेट मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बैंक जो लोन देता है वो बैंक का एसेट है। मतलब बैंक ने मान लीजिए रमेश को लोन दिया तो वो बैंक का एसेट है, क्योंकि बैंक को उस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और उसी तरह से अगर मैं बैंक में कोई पैसा जमा करवा रहा हूं तो वो डिपॉजिट है, तो वो बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को उस पर इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए इन कंटेक्स्ट ऑफ एसेट की अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है हमारा डाउटफुल एसेट, एंड द फोर्थ वन इज लॉस्ट एसेट। यानी कि हमारे चार तरीके के एसेट हैं, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। स्टैंडर्ड एसेट मतलब where interest, installment or principal is paid within 180 days, is paid within the time period, मतलब टाइम पीरियड जो है हमारा उसमें
जो भी इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल है, वो आपने सब कुछ टाइमली पे कर दिया। मतलब 90 दिनों के अंदर आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, तो दैट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड एसेट। यानी कि 90 डेज से पहले पहले तक आपको कुछ ना कुछ बैंक को रिसीव हो गया। फिर आता है सब स्टैंडर्ड एसेट, जहां पे एनपीए अप टू 12 मंथ्स, एनपीए अप टू 12 मंथ्स, एनपीए अप टू 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने का समय हो चुका है, 12 महीने का समय हो चुका है, बैंक ने लोन दिया, 12 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अब तक कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है बैंक को। यानी कि बैंक ने रमेश को लोन दिया 1 जनवरी को और 31 दिसंबर हो चुका है, लेकिन अब तक कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है बैंक को, तो हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। तीसरा होता है डाउटफुल एसेट, व्हेन एनपीए इज मोर देन 12 मंथ, एनपीए इज मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अब तक बैंक को कुछ भी नहीं मिला, 12 महीने से ऊपर हो गए और बैंक को अब तक कुछ भी नहीं मिला, हम कहेंगे डाउटफुल एसेट। और तीसरा होता है लॉस एसेट, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग मनी, where probability of recovering money, probability of recovering money is almost impossible। जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग मनी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बैंक को भी ये समझ में आ गया हो कि भाई यहां अब पैसे रिकवर होने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो बैंक उसको लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल देता है। तो 4 कैटेगरी हो गई। सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट, जहां पर जो भी बैंक ने लोन दिया उसका इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है, वो 90 दिनों के अंदर अंदर आप पे कर रहे हो, हर चीज टाइमली चल रही है, तो हम कहेंगे उसको स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट, लोन दिया और 12 महीने तक अब तक उसमें कोई भी अमाउंट कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, सब स्टैंडर्ड। डाउटफुल एसेट, 12 महीने से ज्यादा हो गया, अब तक कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। एंड फोर्थ इज लॉस्ट एसेट, लॉस एसेट मतलब जहां पे अब बैंक ने ये मान लिया है कि यहां से कुछ भी रिकवरी नहीं होगी। तो दिस इज हाउ द लोन्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंगली। देन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑन बैंक रिगार्डिंग टू दिस एनपीए। अगर एनपीए होता है तो इसका इंपैक्ट बैंक के ऊपर क्या आता है। इंपैक्ट ऑफ एनपीए, इंपैक्ट ऑन बैंक, बैंक के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा। अगर एनपीए हो रहा है तो बैंक के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इरोजन ऑफ प्रॉफिट, इरोजन ऑफ प्रॉफिट। भाई बैंक जो है उसका तो एक प्रॉफिट बन रहा है ना, बैंक लोन दे रहा है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो तो बैंक का एसेट हुआ। अब अगर एनपीए हो गया तो एक तो बैंक का अमाउंट भी चले गया और प्रॉफिट भी रिसीव नहीं हुआ, तो इट्स अ डबल ब्लो फॉर बैंक। सो इरोजन ऑफ द प्रॉफिट इज द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम फॉर बैंक, यानी कि बैंक के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका प्रॉफिट इरोजन हो जाएगा। दूसरा, हाई प्रोविजन, हाई प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, हाई प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, बैंक को हाई प्रोविजन मेंटेन करने पड़ेंगे। दे हैव टू मेंटेन हाई प्रोविजन, हाई रिजर्व्स, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बैंक को ये लगता है कि भाई एनपीए हो सकता है, तो उनको अलग से एक रिजर्व बनाकर चलना पड़ेगा। ऐसे में क्या हो रहा है, अगर वो रिजर्व बना के चल रहे हैं, इसका मतलब वो अमाउंट वो लोन में नहीं देंगे, और जब वो लोन में नहीं दे सकते तो क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में कम हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज इरोजन ऑफ प्रॉफिट, सेकंड इज हाई प्रोविजन टू बी मेंटेन, दैट इज टू मेंटेन हाई रिजर्व। तीसरी चीज जो इसमें आएगी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आएगा, डैमेज द क्रेडिट रेटिंग, डैमेज द क्रेडिट रेटिंग, डैमेज क्रेडिट रेटिंग ऑफ बैंक, बैंक का जो क्रेडिट रेटिंग होगा ये भी डैमेज हो जाएगा, बिकॉज द मोर द एनपीए द लैक ऑफ क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बैंक। और अगर किसी बैंक की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है तो फिर लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं होता, तो एक तो नए लोन्स नहीं लिए जाते, और जो पुराने लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करवा रखा होता है वो भी अपने पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं, और इससे बैंक रन या बैंक पैनिक जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो इट विल लेड टू बैंक रन and bank panic situation. People start withdrawing their money. Withdrawal of money by people.
विड्रॉल ऑफ मनी बाय पीपल, लोग अपने पैसे को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं. देन रिडक्शन इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिडक्शन इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिडक्शन इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये मैं आपको एक लाइन में पहले बता देता हूं. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, अपॉन रिस्क वेटेड एसेट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने 1,000 रुपए का लोन दिया है, बैंक ने 1,000 रुपए का लोन दिया है, ठीक है. इसमें से लेट्स से 80% लोन तो सेफ कस्टमर्स को दिया है, जैसे गवर्नमेंट हो सकता है, कोई अच्छी कंपनी हो सकती है. 80% लोन तो सेफ जगह पे दिया गया है और 20% लोन रिस्की जगह पर दिया गया है. यानी कि 800 रुपए का लोन तो सेफ जगह गया और 200 रुपए का लोन सेफ जगह गया है. अब अगर हम ये कहें 800 रुपए का जो लोन दिया है, यहां प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद बहुत ही हद मार के हो सकता है 10% जो अमाउंट है वो एनपीए हो जाए. तो 800 का 10% कितना हुआ, 800 का 10% हुआ 80. और 200 रुपए का जो लोन दिया गया है उसमें प्रोबेबिलिटी है कि 90% एनपीए हो सकता है. तो ये कितना हुआ 180. तो यानी कि 1,000 रुपए में से 260 रुपए का जो लोन है ये रिस्की हो सकता है. तो रिस्क वेटेड एसेट कैसे निकलता है, जितनी रिस्क एसोसिएटेड है उस लोन से. तो यहां पे रिस्क वेटेड एसेट हो जाएगा 260. अब टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल, बैंक की जो कैपिटल है, जैसे मान लीजिए बैंक के शेयर्स जो हैं, बैंक के एसेट्स जो हैं, बैंक ने कहीं पे पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल मनी के फॉर्म में दिया है, गारंटी दी है बैंक ने, उससे जो पैसा आता है दैट इज टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल. तो यहां पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स को मेंटेन करना होता है. तो प्राइवेट सेक्टर, जितना ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप मेंटेन करोगे, मतलब जितना आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा होगा, उतना ही वो बैंक सेफ माना जाता है. ओके तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गाइडलाइंस है वो है कि उनको 9% का सीएआर मेंटेन करना होता है. प्राइवेट बैंक्स नीड टू मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9%, while for public sector bank the capital adequacy ratio is 12%. और जो बेसल नॉर्म्स हैं, जो बेसल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं वो है 8% के. यानी कि आरबीआई ने ऑलरेडी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नॉर्म्स हाई कर रखे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए. बट अगर बैंक्स के एनपीए ज्यादा हो जाते हैं तो उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉल कर जाएगा. और अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉल कर रहा है यानी कि बस उनके रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ रहे हैं और उनकी कैपिटल फॉल हो रही है. सो दैट इज द रीजन कि बैंक्स नीड टू मेंटेन हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. लेकिन अगर उनका एनपीए ज्यादा होता है तो उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में रिडक्शन आ जाएगा. फिर बात करेंगे इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी. इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा. तो सबसे पहला तो होगा इंपैक्ट स्लो क्रेडिट फ्लो, स्लो स्लो क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट फ्लो का स्लो हो जाना. अब अगर क्रेडिट फ्लो का स्लो मतलब बैंक बिकम कॉशियस, बैंक बिकम कॉशियस while granting loan, बैंक बिकम कॉशियस while granting loan. बैंक बहुत कॉशियस हो जाएंगे, टाइट नॉर्म्स रखेंगे, बहुत ज्यादा पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्रेडिट फ्लो इकोनॉमी में कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरा इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेशन, इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेशन. हाई इंटरेस्ट along with complex norms, high interest along with complex norms can reduce the investment also, can reduce investment also,
कैन रिड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट। If less investment in economy, if less investment in economy means less employment, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि लोगों को नौकरियां ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि नए नए फैक्ट्रीज नहीं खुलेंगी, नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगी। और फोर्थ इज लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स, लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में वो भी कम हो जाएगा। इससे एफडीआईज भी आपकी इकोनॉमी में कम होंगे, और जब एफडीआईज का इनफ्लो कम होगा तो रुपी वीक होता जाएगा, डॉलर और मजबूत होता जाएगा, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, नए इनकम सोर्सेज नहीं होंगे गवर्नमेंट के लिए। सो दीज ऑल आर द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। देन लेट्स टॉक फास्टली अबाउट इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट एज वेल। क्रेडिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट, सबसे ज्यादा मनी फ्लो ही कम हो जाएगा भाई, लोन्स का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हाई इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिड्यूस फ्लो ऑफ मनी, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी कम होगा। थर्ड, हाई कोलैटरल्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए और मुश्किल होगी लोन लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिडक्शन इन एक्सेस टू फाइनेंस, रिडक्शन इन एक्सेस टू फाइनेंस, रिडक्शन इन एक्सेस टू फाइनेंस। These all are the major impacts happen on credit. ये सारे मेजर इंपैक्ट आएंगे क्रेडिट के ऊपर। These all are the major impact on credit. Now the question came, how to correct this problem of NPA? ये जो NPA का प्रॉब्लम है इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? So there are various mechanism adopted by government on time to time basis. The first one is SARFAISI Act. SARFAISI Act of 2002. Now under the SARFAISI Act, बैंक क्या करता है? जो भी कोलैटरल बैंक का, जैसे फॉर एग्जांपल रमेश ने बैंक से लोन लिया, रमेश ने कुछ कोलैटरल बैंक के पास रखा होगा, बैंक इस कोलैटरल को एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस कोलैटरल को बेचती है और उससे अपना शेयर लेके बाकी पैसा बैंक को दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने रमेश को लोन दिया 1 करोड़ रुपए का, बैंक के पास कुछ कोलैटरल है, मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी है, कोई घर है या कोई गाड़ी है या कोई बिल्डिंग है। अब बैंक क्या करेगा? उस कोलैटरल प्रॉपर्टी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस प्रॉपर्टी को बेचेगी। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने उसको हाई प्राइस पर बेचा। अब वो बैंक को पूरा पैसा नहीं लौटाएगा, कुछ हेयर कट करेगा उसमें से 20%, 25%, और वो बाकी पैसा बैंक को लौटा देगा और खुद का कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। दिस इज SARFAISI एक्ट। सो इनेबल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, enable bank and financial institutions, enable bank and financial institutions to recover the amount of money, to recover the amount of money, recover the amount of money without नीड ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन, मतलब कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट द नीड ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। फीचर्स क्या है? अलाउ बैंक टू गिव कोलैटरल
टू एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे विल गिव द कोलैटरल, जो भी कोलैटरल होगा वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे विल प्रोवाइड. देन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकवरी कंपनी, यू कैन से एनी ऑफ देम. एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एसेट रिकवरी कंपनी, यू कैन से एनीथिंग, sold the property to highest bidder, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको प्रॉपर्टी बेच देगा. दे गिव अमाउंट टू बैंक आफ्टर हेयर कट, हेयर कट होगा उसमें कुछ 10-15%, 20% जो भी है. एंड देन रिटेन रेस्ट अमाउंट with them as profit. Here recovery is fast. यहां रिकवरी फास्ट होती है, लेकिन ये बहुत हार्श मैकेनिज्म भी होता है. कई बार ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट रिकवरी एजेंट्स हैं, इनका बिहेवियर बहुत खराब होता है, बहुत रूड होता है, बहुत एक्सप्लॉइटिव होता है. इस कारण सरफाइसी एक्ट से आगे हम चले दूसरी चीज के ऊपर, दैट इज रिगार्डिंग टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. Insolvency bankruptcy code. Insolvency and bankruptcy. Insolvency bankruptcy code, जिसको हम IBC कोड भी कहते हैं, 2016 में ही आया था. Here we have two types of things. First is adjudicators and regulators. Adjudicators and regulators. Now, who are the adjudicators? Basically the courts. So the first is National Company Law Tribunal. National Company Law Tribunal. And second is Debt Recovery Tribunal. Debt Recovery Tribunal. First is National Company Law Tribunal, second is Debt Recovery Tribunal. अगर मान लीजिए किसी कंपनी के कंटेक्स्ट में पैसा फंसा हुआ है, जैसे मान लीजिए बैंक्स ने पैसा दिया और कोई कंपनी का मैटर है, कंपनी ने पैसे लिया और पैसा नहीं चुका पा रही, तो मैटर जाएगा एनसीएलटी में. और अगर कंपनी के अलावा कोई और इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, तो मैटर विल गो टू डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. अब रेगुलेटर्स यहां पे क्या क्या काम करते हैं? वी हैव 3 टाइप्स हेयर. फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. Second, insolvency professional. And third is information utilities. Now this insolvency professional agency, it has secured creditors in it. उसमें secured creditors होते हैं. They will make a debt recast plan. How to reduce the debt of this company, how to recover this company from debt. This debt recast plan is made by insolvency professional agency. जब insolvency professional agency होती है, ये debt recast plan बनाती है. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करता है? जब तक कंपनी का ये प्रोसीडिंग चल रहा होता है, तब तक कंपनी के बोर्ड को ये चेयर करता है, तब तक कंपनी को ये रन करता है. और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या करता है? फंड अरेंजमेंट को लेकर या हाउ टू जनरेट मनी या फंड रिक्वायरमेंट को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. ये पूरा प्रोसेस 330 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए.
लेकिन आपको पता है इंडिया में जनरली ये नॉर्म्स तो बन जाते हैं लेकिन होते नहीं है वो चीजें। तो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है। ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज डेट रिकास्ट प्लान बनाती हैं, अगर ये डेट रिकास्ट प्लान कोर्ट को वायबल लगता है और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी इसको अप्रूव कर देते हैं, तो बैंक और कंपनीज जो है उनको रिवाइव किया जाता है। अदरवाइज जो पैसा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओपन बिडिंग के थ्रू। ठीक है, दिस इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तीसरा है हमारा बैड बैंक। बैड बैंक सेम, ये भी सरफाइसी की तरह, लेकिन वहां यहां पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जगह पे वी हैव नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हम NARCL बोलते हैं। तो सेम वही हुआ, मान लीजिए बैंक ने रमेश को पैसा दिया, रमेश ने कुछ कोलैटरल रखा, रमेश कोलैटरल रखने के बाद में बैंक का पैसा नहीं चुका पाता। अब बैंक्स जो हैं वो NARCL के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, कोलैटरल प्रॉपर्टी NARCL को दे देंगे। अब NARCL जो है इसमें 51% जो मेजॉरिटी है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है। तो अब ये NARCL क्या करेगी, ये NARCL जो भी कोलैटरल है उसको सेल ऑफ करने की कोशिश करेगी और उससे जो पैसा आएगा वो बैंक को प्रोवाइड कर देंगे हेयर कट करके। लेकिन यहां पर एक चीज यहां ध्यान रखनी होगी, देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। NARCL का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, IDRCL का काम है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना। तो बैंक के साथ NARCL कोलैबोरेट करता है कि भाई क्या करना है इस कोलैटरल का, कैसे बेचना है, और IDRCL इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड ये जो है इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की ओनरशिप ज्यादा है। तो इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये उस प्रॉपर्टी को फाइनली डिस्पोज ऑफ करती है। तो मैं आपके लिए एक पूरा ये बना देता हूं, एक बार रुक जाइए। देखिए बैड बैंक में क्या है, NARCL क्या करेगा, सबसे पहले उस बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिस बैंक को डेट में फंसा हुआ है। जो बैंक NARCL एग्रीमेंट करता है कि भाई आप हमारे को ये अपना लॉस एसेट दे दीजिए, हम आपको कुछ पैसा तो अपफ्रंट दे देंगे, जैसे कुछ पैसा जो है 15% का अमाउंट है वो आपको कैश में दे देंगे इमीडिएटली, और बाकी के लिए आपको 85% जो है उसके लिए आपको सिक्योरिटी रिसीट्स दे देंगे, उसके लिए आपको सिक्योरिटी रिसीट्स दे देंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मान लीजिए डिस्पोज ऑफ किया लेकिन असेट बिका ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो उस केस में ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स होती हैं इस पर भारत सरकार ने गारंटी फंड बना रखा है। उस गारंटी फंड से इस पैसे को दिया जाता है ओरिजिनल बैंक को। यानी कि पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं, देखो क्या हो रहा है यहां पे। मान लीजिए कोई बैंक है ABC बैंक, उसने रमेश को लोन दिया, रमेश लोन पे नहीं कर पाया। अब रमेश ने लोन पे नहीं किया तो रमेश ने कुछ कोलैटरल रखा होगा। अब वो जो बैंक है उस कोलैटरल को बेच देगा, किसको, NARCL को। NARCL कॉन्ट्रैक्ट करता है उस बैंक के साथ। NARCL उस बैंक का जो कोलैटरल है वो शिफ्ट कर देता है IDRCL को। IDRCL उस एसेट को मार्केट में बेचने की कोशिश करता है। अगर प्रॉपर्टी बिक गई तो जो पैसा मिलेगा कुछ हेयर कट करके बाकी सारा पैसा बैंक को दे दिया जाएगा, जो ओरिजिनल बैंक है ABC बैंक। लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो 15% कैश तो अपफ्रंट दे दिया जाता है बैंक को, जितना मान लीजिए 1000 करोड़ का अमाउंट है तो 15% तो इमीडिएटली मिल जाएगा, और 85% का सिक्योरिटी रिसीट मिलता है। अब भारत सरकार ने गारंटी फंड बना रखा है कि अगर मान लो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं होती तो फिर उस गारंटी फंड में से ओरिजिनल बैंक यानी कि ABC बैंक को पैसा दिया जाएगा। इससे बैंक्स के एक तो एसेट लॉस एसेट कम होंगे, दूसरा बैंक्स अपने कोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे या काम पे ध्यान दे पाएगा। सो दिस इज हाउ दिस बैड बैंक कॉन्सेप्ट इज नोन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, और साथ में आपको ये NPA वाली चीज भी अच्छे से समझ में आई होगी। Thank you so much. God bless you all. Take care. Veranda IAS, where your dream becomes reality.